नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। राजस्थान की बात करेंगे वापस से। और राजस्थान में जो कांग्रेस और तमाम दल वहां पर अपनी जो ताल ठोक रहे हैं उसके बाबत आज आपसे बात की जाएगी। राजस्थान के ही बाबत क्यों कर रहे हैं बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में अब राजनीतिक पर्यटन में इजाफा हो गया है। राजनीतिक पर्यटन में भी इजाफा हो गया और चुनावी जो दौर है, या यूं कह लीजिए कि जो ये चुनावी माहौल है, इसमें नफरत फैलाने के भी मामलों में काफी अधिक इजाफा हो गया है। तो आपको एक बात और बताता हूं कि राजस्थान कश्मीर तो है नहीं, बॉर्डर एरिया जरूर है, बॉर्डर एरिया है लेकिन कश्मीर नहीं है। फर्क देखिए, इस देश में कई बॉर्डर एरिया है, पंजाब भी बॉर्डर एरिया है, राजस्थान भी बॉर्डर एरिया है, लेकिन कश्मीर नहीं है। यहाँ पर शांति है, आतंकवादी घटनाएं नहीं है और यहाँ के जो लोग हैं वे अपने काम को लेकर बहुत अधिक विवेकशील हैं या बहुत अधिक जागरूक हैं। कश्मीर में ऐसा अभी तक होता नहीं दिख रहा था। धारा 370 के हटने के बाद ऐसा होता अब धीरे धीरे दिख रहा है, लोग अब मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन राजस्थान के चुनाव में दोस्तों लाहौर की एंट्री हो गई है। लाहौर, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, गदर 2 भी आई थी, तो वही वाला लाहौर जिसमें गदर 1 में सन्नी पाजी गाड़ी चलाते चलाते लाहौर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। वही लाहौर किसने कराई एंट्री लाहौर की राजस्थान चुनाव में? तो उस शख्स को भी, उस राजनेता को भी आप बहुत बखूबी जानते हैं। दिल्ली से आते हैं वो राजनेता, बहुत मीठा बोलते हैं, संसद में तो ऐसा बोलते हैं कि जो संसदीय गरिमा, संसदीय शब्दों की मर्यादा, लोकतांत्रिक मर्यादा, राजनीतिक गरिमा, राजनीतिक शुचिता, नैतिकता, सिद्धांत, सब शर्मा जाते हैं। इतना बढ़िया बोलते हैं। कौन है समझ गए आप लोग? रमेश बिदूड़ी साहब। रमेश बिदूड़ी ने क्या बढ़िया बढ़िया शब्द नहीं कहे थे अपने ही एक साथी सांसद को, दानिश अली। मेरा जो अनुमान है, रमेश बिदूड़ी साहब को थोड़ा हल्का हाथ रखना था। दानिश अली उस दौर में सांसद बने थे जब सपा और बसपा का गठबंधन था। आज बुआ और बबुआ तो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते। तो क्या पता बेचारे दानिश अली दोबारा सांसद बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, इस पर भी अतिशयोक्ति बनी हुई है। तो जो दानिश अली को उन्होंने अपने स्वर्ण वचनों से महिमा मंडित किया था, उसने भाजपा और भाजपा की सोच को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया था। तमाम हो हल्ला हुआ देश में, तमाम लोगों ने कहा कि बीजेपी को रमेश बिदूड़ी पर एक्शन लेना चाहिए। तो बीजेपी ने लोगों की सुनी और एक्शन लिया और कहा कि जाओ टोंक के प्रभारी बन के और टोंक में फतेह हासिल करो। टोंक क्यों भेजा उन्होंने? टोंक इसलिए भेजा क्योंकि टोंक जो क्षेत्र है वो गुर्जर बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे गुर्जर समुदाय की संख्या बहुत बड़ी है, तो इसलिए बीजेपी ने उन्हें टोंक भेजा और टोंक में ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए रमेश बिदूड़ी ने कहा, हम बताया सुनेंगे, आप सुन लीजिए। तो देखिए ध्यान से ये वीडियो। भाई अजीत जी कह रहे थे इस चुनाव के ऊपर पूरे देश की नजर है। अजीत भाई, पूरे देश की नजर नहीं है इस राजस्थान की चुनाव के ऊपर, और ऊपर से टोंक के चुनाव के ऊपर लाहौर की भी नजर है कि पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है। पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है? टोंक में बैठे वाले लोग खिलाते हैं। तो यहाँ तो लाहौर की भी नजर है भाइयों। हमको देखना पड़ेगा कि उस दिन 25 तारीख के चुनाव के बाद देश में लड्डू बंटने चाहिए या लाहौर में लड्डू बंटने चाहिए कि पीएफआई के दलालों को यहाँ पर बैठने की जगह देने वालों को मिलेगी नहीं मिलेगी, ये देखना पड़ेगा।
यहां पर हमास जैसे आतंकवादी वो नजर गड़ाए बैठे हैं कि एक्सीडेंट में अगर कोई मारा जाएगा उसके परिवार को नौकरी 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये राजस्थान में दिए जाते हैं। और किसी बेकसूर कन्हैया की हत्या कर दी जाती है तो उसे भीख के रूप में दिखाकर 5 लाख रुपए दिखाने की बात करते हो। तो इस चुनाव पर नजर देश की नहीं है, हमारे देश के बाहर बैठे दुश्मनों की नजर है। ये अस्मिता का सवाल है भाइयों। तो चुनावी सभा करते हुए रमेश बिदूड़ी ने कहा कि इस देश में लड्डू बंटने चाहिए या लाहौर में लड्डू बंटने चाहिए। टोंक में ऐसे भी लोग हैं जो पीएफआई के लोगों को खाना खिलाते हैं। तो ये सारा जो बोल बच्चन था रमेश बिदूड़ी ने किया, टोंक में ही किया। टोंक कांग्रेस की एक मजबूत जमीन मानी जाती है, सचिन पायलट का गढ़ है। तो टोंक में जब इस तरह का जो नफरती काम रमेश बिदूड़ी कर रहे थे तब भी बीजेपी के किसी नेता ने या बीजेपी ने संज्ञान नहीं लिया। रमेश बिदूड़ी ने यहां तक कहा कि कन्हैया लाल, जिनकी 2 राक्षसों ने, सामाजिक राक्षसों ने हत्या कर दी थी, उन कन्हैया लाल को मदद के नाम पर सरकार की तरफ से भीख दी गई। और घाटमिका क्षेत्र जो है राजस्थान का, जहां पर नासिर और जुनैद की हत्या कर दी गई थी, जिसमें मोनू मानेसर की संलिप्तता की बात निकल कर आती है, उस पर ना रमेश बिदूड़ी बोलते हैं ना पीएम मोदी बोलते, मानो इन सभी के जीभ में कांटा चुभ गया हो। रमेश बिदूड़ी ने कितना बड़ा झूठ बोल दिया मंच से। कन्हैया लाल के दोनों ही पुत्रों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी गई और 50 लाख रुपए की सरकारी मदद दी गई। अगर इसी के समानांतर आप नासिर और जुनैद को देने वाली मदद देखेंगे तो वह मात्र 15 लाख और 35 लाख रुपए की मदद थी। अब दर्शकों, आप ही विवेचना कीजिए कि ये किस तरह की राजनीतिक नफरत समाज में बोने की कोशिश की जा रही है। और माफ कीजिएगा दर्शकों, जो लोग इस तरह की नफरतों का समर्थन करते हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये राजनीतिक नफरत सामाजिक लोकतंत्र के लिए एक दिन दीमक बनकर साबित होगा। और ये दीमक पूरे सामाजिक लोकतंत्र और उसके बाद देश में स्थापित लोकतंत्र को अपनी घृणा, हिंसा और नफरत की चपेट में ले लेगा। और रमेश बिदूड़ी सरी के नेता कर भी वही रहे हैं। उसके बाद एक और नेता बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी, वो जयपुर में प्रेस वार्ता करते हैं। उनकी भी बाइट आप पहले सुन लीजिए। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी जयपुर शहर में अशोक गहलोत जी ने एक बार आह्वान किया था पिछले चुनाव के समय कि जयपुर को घूंघट मुक्त बनाएंगे, आप सबको याद होगा। फिर कांग्रेस पार्टी कहती है मगर हिजाब युक्त बनाएंगे। गजब है साहब, घूंघट का विरोध है और हिजाब का समर्थन है, बुर्के का समर्थन है। मतलब मैं आज साफ साफ पूछना चाहता हूं कि घूंघट मुक्त जयपुर का दावा करने वाले अशोक गहलोत जी, हिजाब के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? हां, मगर आप सबको शायद ध्यान हो, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस की प्रत्याशी इजराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीन के मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करती है। मौन धारण किया जाता है कांग्रेस की चुनावी रैली में, परंतु राजस्थान में इतनी घनघोर कट्टरवादी ताकतों के आगे भी मौन धारण नहीं किया जाता, मौन समर्पण किया जाता है। जयपुर की धरती पर तो यह बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वो नगर है जहां तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जनवरी 2013 में यह कहा था कि आरएसएस वाले आतंकी कैंप चलाते हैं। होम मिनिस्टर ने कहा था
और जब सदन के पटल पे हमारी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि आप गृह मंत्री हैं, आप सदन के पटल पे वो तथ्य रखिए, तो गृह मंत्री ने अपना बयान विड्रॉ कर लिया था। आपने सुनी बाइट। आपको बता दूं कि सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि गहलोत सरकार ने 2018 में कहा था कि जयपुर को हम घूंघट से छुटकारा दिला देंगे, तो त्रिवेदी साहब को घूंघट के साथ हिजाब को भी जोड़ने का मौका मिल गया। यहां भी इन्होंने ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण की राजनीति कर दी। लेकिन त्रिवेदी साहब, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, पंडित आदमी हैं, राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और शाम को 7 बजे के बाद बीजेपी को टीवी पर उनके विचारों को रिप्रेजेंट करने की बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। वो आपकी तरफ से ऐसे नासमझी वाले बयान की उम्मीद नहीं थी। घूंघट का मतलब दर्शकों हम आपको बता देते हैं, घूंघट मतलब रूढ़िवादी सोच। यह सोच, ये पाबंदियां हिंदू में भी हो सकती है, मुस्लिम में भी हो सकती है। तो अगर आप इसका समावेशी रूप निकालेंगे तो घूंघट मतलब समाज के हर वर्ग, हर धर्म के महिलाओं को रूढ़िवादी सोच और पाबंदियों से मुक्त करना। लेकिन बीजेपी के पास विकास का मुद्दा तो है नहीं, इसलिए ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण की राजनीति कीजिए, उस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकिए। सत्ता बन जाए तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरे शहर चले आग लगाने। यही खेल आज के समय में राजनीति चुनावी कार्यक्रमों में हो रहा है। आपका क्या सोचना है इस पर, हमें तुरंत लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।